Students, today we'll continue with a new chapter. Its name is thermodynamics. Thermodynamics. तो देखो इस चैप्टर में हम एक यहाँ पर टेम्परेचर, एनर्जी चेंज और वर्क मीन्स कितना एनर्जी चेंज हुआ, कितना वर्क हुआ, कितनी हीट दी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, हीट। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बीच में एक रिलेशन को फाइंड करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करूँगा जो यहाँ इस चैप्टर की जो सबसे बेसिक चीज़ है, उससे आपको थोड़ा समझ भी आएगा कि हाँ कैसे ये चैप्टर एक एक्सचेंज ऑफ हीट पर डिपेंड करता है। देखो बड़ा सिंपल सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक गर्म का आपके पास कोई वाटर का मतलब वाटर के कोई गिलास है, मतलब गिलास में आपने गर्म पानी भरा हुआ है वो रखा हुआ है, या बहुत हॉट टी है, कॉफ़ी है वो रखी हुई है आपने, तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी। आपने फ्रिज में से आइस ली, उसे रखा हुआ है, तो आइस क्या हो जाएगी कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड इट विल स्टार्ट टू मेल्ट। या आपने आइस कूल मतलब वाटर लिया हुआ है, आइस चिल्ड वाटर है, तो कुछ टाइम के बाद वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों ही केस में क्या हुआ है, हीट का एक्सचेंज हुआ है, हीट चेंज हुई है। कैसे कहाँ चेंज हुई है वही हमारा इस चैप्टर का एक मोटो है। कैसे हुआ, कहाँ हो रहा है, किधर जा रहा है, इन सब टर्म्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें ना जो बेसिक अभी हम देखो इस आज की जो वीडियो में हम टोटली जितने भी यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं उन्हें करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर आपको समझना भी है और याद भी करना है, क्योंकि ये जब आपको टर्म याद होंगी तभी हम चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज, तीन चीज़ें हैं देखो जो पूरा आपका जितना भी सब कुछ है, मैं कहूँ अर्थ या एटमॉस्फेयर या मैं कहूँ कि टोटल यूनिवर्स, इन सब को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो तीन कैटेगरीज क्या है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स? एक इज सिस्टम, फर्स्ट इज सिस्टम, सेकेंड इज सराउंडिंग, ठीक, दो मेन है, थर्ड इन दोनों से मिलता बनता है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। अब सबसे मेन तो सिस्टम और सराउंडिंग है। व्हाट इज सिस्टम? देखो अगर आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरा ध्यान अगर इस ग्रीन बोर्ड पर है तो ये मेरे लिए सिस्टम है। इफ my focus is on you, that you are the system for me, and if your concentration is on me, then I am the system for you. तो mean system is that thing which is under observation. जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिस चीज़ पर हमारा ध्यान है वही हमारे लिए सिस्टम है। और सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर आप बात करने बैठ जाओ यूनिवर्स की तो आपके लिए पूरा यूनिवर्स सब कुछ बचा हुआ है वो क्या है, एक सिस्टम बन जाएगा। बात करते हो मून की तो मून आपके लिए एक सिस्टम है। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? तो जो चीज़ पूरे देखो जो चीज़ बची हुई है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है वो क्या है, सराउंडिंग। द पार्ट, किसका पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, द पार्ट विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं इस रूम में हूँ तो ये रूम जितना बड़ा भी हो ये टोटली मेरे लिए एक सिस्टम है, बट इस रूम के बाहर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ है, दैट इज अंडर द सराउंडिंग। द थिंग विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज सराउंडिंग। एंड यूनिवर्स क्या हुआ? तो यूनिवर्स दोनों चीज़ें मिलकर हो गई। जो चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन में है दैट इज सिस्टम, प्लस जो आपके सराउंडिंग में है मीन्स जो आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं भी है दैट इज सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, आपका यूनिवर्स। और यही है यूनिवर्स। आप देखो वी डोंट नो कि क्या लिमिट है यूनिवर्स की, बट जो चीज़ आपके ऑब्जर्वेशन में है, बाकी जो बच गई वो ऑब्जर्वेशन में नहीं है, उन दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा आपका यूनिवर्स। ठीक है।
तो अब हमें यहाँ पर सिस्टम को ही, क्योंकि देखो हमें ऑब्जर्वेशन ही करनी है, तो सिस्टम को ही सबसे पहले डिस्कस करना है। एंड हेयर 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स आर, what are these systems? First system is open system, second system is closed system, and third system is isolated system। और बहुत ही आसान है, इनको समझना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एग्जाम्पल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफ़ी है, या आपके पास एक बहुत आइस चिल्ड वाटर है, कुछ भी हो सकता है, आपने उसको रखा हुआ है। तो क्या होगा, उसमें 2 चीज़ें होने वाली हैं। अगर आपने मान लो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि एक ग्लास है और इसमें आपने बहुत हॉट वाटर रखा हुआ है, तो क्या होगा, देखो ये सिस्टम है, इसको छोड़ के जो आपका एटमॉस्फेयर है सारा, वो क्या है, सराउंडिंग। जो ये गर्म, ये हॉट वाटर है मान लो आपका, तो हॉट वाटर किससे हॉट है, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर इट इज मोर हॉट। तो क्या होगा, इसकी हीट कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में। इट विल एक्सचेंज, देखो एक्सचेंज हीट कहाँ होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अब सिस्टम अपनी हीट लूज करेगा और सराउंडिंग वो हीट को गेन कर लेगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग की हीट सिस्टम से कम है। और अगर उल्टा मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर मैं आइस चिल्ड वाटर रख देता हूँ, ठीक है, आइस चिल्ड वाटर है, ये जो सिस्टम है, अब ये सिस्टम है ना, देखो तो ये अब सराउंडिंग से भी ठंडा है, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, देखो हीट तो एक्सचेंज हुई, इधर से कुछ वाटर के वेपर भी कहाँ चले जाएंगे, सराउंडिंग में। तो एक ऐसा सिस्टम, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है, साथ में मास का भी एक्सचेंज होगा। तो जिसमें हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो जाएं, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्योंकि देखो ये बंद नहीं है, तो आप अगर रखते हो वाटर का गिलास, तो कुछ टाइम बाद उसके कुछ वेपर्स भी चले जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो सिस्टम में से वेपर मतलब वाटर कम हो गया, तो एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज हुआ। आपने क्या किया, एक क्लोज बोतल ले ली, मान लो चलो कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही मान लेता हूँ मैं, आपने निकाली फ्रिज में से। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक जो बहुत आइस चिल्ड कोल्ड ड्रिंक थी, दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके बराबर हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सचेंज हुआ हीट का। लेकिन क्योंकि वो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक थी वो बंद थी, एक क्लोज बोतल में थी, तो वहाँ से उसके बीच में कोई मास का एक्सचेंज नहीं होगा। तो क्लोज्ड सिस्टम क्या हुआ, इन विच देयर इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ हीट, ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस एंड नो एक्सचेंज ऑफ मास, इसमें मास का कोई एक्सचेंज नहीं होगा ओपन सिस्टम में। और अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, तो देखो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज ना हो। हीट और एनर्जी बात एक ही होती है। अगर हीट या एनर्जी और मास दोनों का ही एक्सचेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल होगा जैसे हमारे पास एक थर्मोस आती है या जो बोतल होती है जिसमें पानी आपका काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, आप उसमें पानी को लो और गर्म बिल्कुल क्लोज पैक कर दो, तो क्या होगा, वाटर का जो आपका जो मान लो वाटर है ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, ना तो मास एक्सचेंज हुआ और ना ही हीट एक्सचेंज हुई, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट and mass, that is known as isolated system। but एक चीज और भी है कि no system in this world is
येट आइसोलेटेड। अभी तक हमारे पास कोई भी परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। जो आप बोतल में पानी रखते भी हो वो 2, 4, 10 दिन के बाद तो कभी ना कभी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए बना सकते हो आप आइसोलेटेड, बट परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, अब इसके बाद हमें यहाँ पर सिस्टम, देखो हमारे लिए जो आज का मीन्स इस चैप्टर में जो रहेगा, हमें सिस्टम को ही स्टडी करना है। जो भी कुछ हमारा स्टडी रहेगा वो सिस्टम के रिगार्डिंग रहेगा। अब हमारे पास अगर सिस्टम की बात करें तो 2 टाइप के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फेज। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिस्टम होंगे। तो एक सिस्टम हम बात कर सकते हैं, एक सिस्टम हमारे पास होगा होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, एंड सेकेंड सिस्टम इज हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होता है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो होमो का मतलब सेम, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिंगल फेज हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मीन्स फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो गई, द सिस्टम विच इज प्रेजेंट ओनली सिंगल फेज। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस अल्कोहल, तो वाटर भी लिक्विड अल्कोहल भी लिक्विड, वो सिस्टम जो बनेगा दोनों लिक्विड फेज में है, आपका क्या बन गया, वो एक होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट फेज हो, तो यहाँ पर सेम फेज में होगा तो वो फेज PHASE। यहाँ पर 2 अलग अलग फेजेस हों, डिफरेंट फेजेस आर प्रेजेंट, दीज आर नोन एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। एग्जाम्पल वाटर एंड आइस, आइस क्या है सॉलिड, वाटर क्या है लिक्विड, 2 अलग अलग फेज आ गए तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम यहाँ बन गया। ठीक, अब इसके बाद हमें जो यहाँ डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो ध्यान देना, हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। वन इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड अदर आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। व्हाट आर माइक्रोस्कोपिक, देखो माइक्रो नाम में ही छुपा हुआ है वेरी स्मॉल। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक स्मॉल लेवल पर हो, मीन्स द प्रॉपर्टीज इन विच वी स्टडी अबाउट द एटम, मोलिक्यूल, द एनर्जी, द न्यूक्लियर एनर्जी, द बॉन्ड, द मोलिकुलर बॉन्ड, एटॉमिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मीन्स जो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो। तो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज विच आर लिंक्ड विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बट हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं करते इन द थर्मोडायनामिक्स। देखो हम थर्मोडायनामिक्स में नहीं निकालेंगे कि बॉन्ड कैसे बना, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ वहाँ जा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है माइक्रोस्कोपिक, एटम क्या है माइक्रोस्कोपिक, फिर उसकी एनर्जी भी क्या है उसी लेवल की हो गई। तो हम यहाँ ऐसी किसी चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस ही नहीं करना था, जस्ट समझाने के लिए मैंने दिया आपको यहाँ। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर दोज विच आर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच आर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से हो, कैसे, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि मास। किसी सिस्टम का वॉल्यूम कब होगा, जब बहुत सारे एटम्स आएंगे। मास कब होगा, जब बहुत सारा मैटर होगा। तो ये जो है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, वो है आपकी मैक्रोस्कोपिक। और हमें थर्मोडायनेमिक्स में मास, वॉल्यूम, इन्हीं मीन्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करना है। वो हम आगे करेंगे चैप्टर में, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप देखो हमें पहला जो पोर्शन है हमारा, यह मैंने कहा था आपको पहले ही, कुछ कीवर्ड्स, कुछ डेफिनेशंस करनी है, तो कुछ हो गई हैं। अब आगे चलते हैं हम इसमें। तो हमारे पास देखो इसके बाद जो बचती है कुछ एक डेफिनेशंस, उसमें सबसे पहले होती है स्टेट ऑफ सिस्टम। एंड 2 डेफिनेशन इकट्ठे करूंगा मैं। एक तो स्टेट ऑफ सिस्टम होती है, एक होती है स्टेट वेरिएबल। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए इकट्ठी करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्टेट ऑफ सिस्टम
एंड स्टेट वेरिएबल। अब देखो ज़्यादातर डेफिनेशंस जो है ना, उन्हीं के जो आपको दिए होते हैं डेफिनेशन का क्वेश्चन, उसी के अंदर उसका आंसर होता है। तो स्टेट का मतलब होता है कंडीशन। स्टेट का मतलब क्या है? कंडीशन। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ सिस्टम? इट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम। कंडीशन ऑफ सिस्टम, बट कौन सी कंडीशन और कब? द कंडीशन ऑफ सिस्टम व्हेन the value of macroscopic properties is fixed. The properties like temperature, pressure and volume is fixed. So the condition of system when the value of the properties like temperature, pressure and volume आर फिक्स्ड। जब आप इनकी वैल्यू को फिक्स कर दो तो जो कंडीशन सिस्टम की बनेगी उसे हम कहेंगे वो उस कंडीशन की एक, उस स्टेट की एक कंडीशन है। ठीक है, तो दैट इज द सिस्टम, जो वो सिस्टम है उसकी वो एक कंडीशन है, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। कंडीशन ऑफ सिस्टम कब? जब टेम्परेचर प्रेशर की जो वैल्यू है फिक्स हो जाए। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, ठीक है, अब वॉल्यूम भी फिक्स रखा हुआ है, प्रेशर भी फिक्स रखा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि अब इसकी सिस्टम कैसी स्टेट आ गई? टेम्परेचर बहुत कम है तो लो एनर्जी स्टेट आ गई। आपने टेम्परेचर और कम कर दिया तो आइस बन जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जी टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में आ गया है, तो अब इसकी स्टेट जो है वो सॉलिड हो गई है। तो मतलब क्या स्टेट है? आपने बहुत गर्म कर दिया, बहुत हाई एनर्जी स्टेट हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ सिस्टम व्हेन द वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो हम उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। अब व्हाट इज स्टेट वेरिएबल? देखो वेरिएबल में जो चेंज होते हैं, सो स्टेट वेरिएबल्स आर दोज प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज, वेरिएबल का मतलब प्रॉपर्टीज, which when are changed, ऐसी प्रॉपर्टीज जो जब चेंज होती हैं, which when are changed, they change the state of system, they change the state of system। देखो यही टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दीज आर द स्टेट वेरिएबल, क्योंकि जब इनको हम चेंज कर देंगे तो पूरी की पूरी सिस्टम का स्टेट ही चेंज हो जाएगा। हाई से लो एनर्जी, लो से हाई एनर्जी, लो प्रेशर, लो वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर, हाई वॉल्यूम, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो बस यही है हमारे स्टेट वेरिएबल्स। तो मीन्स वो प्रॉपर्टीज जिनके चेंज होने की वजह से सिस्टम की जो स्टेट चेंज हो जाए उन्हें हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंज होते आते हैं। ठीक हो गई बात? चलो अब हमने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल भी कर लिया और स्टेट ऑफ सिस्टम भी किया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज, जो देखो जैसे नोट्स में दिया है मैं उसके सीक्वेंस में चल रहा हूँ, दैट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं ये, एक है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं विच डिपेंड ऑन द मास, विच डिपेंड्स ऑन मास। मास का मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करें। मीन्स अगर अमाउंट ऑफ मैटर कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू में चेंज आएगा। और इंटेंसिव वो है विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास, जो मास पर डिपेंड ना करें। अब देखो कैसे पॉसिबल है। एक्सटेंसिव के लिए मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम, अब देखो आपके पास मान लो अगर 10 पार्टिकल्स हैं तो इतना वॉल्यूम होगा। आपने पार्टिकल्स को 40 कर दिया, 4 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे
पार्टिकल्स मतलब बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल्स पे। मान लो ये एक, चलो चौक में लेता हूँ, ये चौक है, ये इसका वॉल्यूम है, मैं इसको हाफ कर दूं, इसका मास कम हो गया तो इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पार्टिकल कम किए, वॉल्यूम भी कम हो गया। तो वॉल्यूम क्या है? हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब वेट क्या है? वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आपके पास हम बात करते हैं टेम्परेचर, वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मास पे डिपेंड करती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड ना करे। कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ मास पे डिपेंड ना करे? चीज़ तो करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे आपने अभी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर में, विस्कोसिटी। क्या होता है विस्कोसिटी? की जैसे हम कहते हैं कि हनी जो है वो मोर विस्कस है, ठीक। अब आप ये देखो, आपके पास मान लो हनी एक बोतल में है, फिर आप उस हनी को निकाल के एक स्पून में निकाल लेते हो, क्या दोनों के थिकनेस में फ़र्क आएगा? नहीं। जो वो हनी रखा हुआ है आपका एक बोतल के अंदर, वो भी उतना ही विस्कस है, उतना ही थिक है। जो निकाला आपने एक स्पून, वो भी उतना ही थिक है। तो क्या चेंज आया उसकी विस्कोसिटी में? कोई चेंज नहीं आएगा। अब वो कैसे? डेंसिटी, मैं तो सबसे बेस्ट लेता हूँ, एक डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक चौक है, इस चौक की कुछ डेंसिटी है, मीन्स इसका मास है। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो क्या इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी? नहीं, इसका जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी। क्योंकि देखो बताता हूँ कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम होती है। अब मान लो डेंसिटी जो भी आती है आपकी, अगर मास पहले था 100 और वॉल्यूम था अगर 4, तो अगर आपने अब मास को 50 कर दिया तो वॉल्यूम भी तो 2 हो जाएगा। तो डेंसिटी अभी कितनी है? 25। अभी भी कितनी है? 25। और अगर आप मास को 200 कर दोगे तो वॉल्यूम भी 8 हो जाएगा, क्योंकि जितना मास बढ़ाओगे उतनी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो डेंसिटी क्या है? वो हमेशा एक जैसी रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास मान लो कॉटन है, तो कॉटन की एक डेंसिटी है, वो उतनी रहेगी। अगर आप एक बंडल में, मास तो बढ़ जाएगा उसका, लेकिन डेंसिटी उतनी ही रहेगी। अगर आप निकाल के लाते हो तब भी वो उसमें हल्कापन उतना ही रहेगा। तो इसी तरीके से जो आपके पास डेंसिटी है या विस्कोसिटी है, ये हमारी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और ये मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी सी ही हैं, बहुत इजी, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 कैटेगरीज पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेसेस हैं कुछ, उन्हें डिस्कस करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड इज हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस। देखो सॉरी, आइसोथर्मल तो हो चुकी है, आइसोथर्मल, यहाँ पर एडियाबैटिक, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ आइसोकोरिक, CHORIC। देखो आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हीट मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हो, उसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे मान लो इवेपोरेशन है, ठीक है, आपने पानी रख दिया यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर, अब रूम का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा लगातार, जो होगा बड़ा स्लोली होगा। तो ये क्या हो गई आपकी एक आइसोथर्मल प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एडियाबैटिक, अब एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जिसमें किसी भी एक्सचेंज ना हो हीट का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसे बोलते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आपने जो आपकी थर्मोस है या कोई भी ऐसा एक कोई भी फ्लास्क है, थर्मोफ्लास्क, उसमें आपने वाटर रख दिया है ठंडा या गर्म, तो उस वैसा ही रहेगा। तो वो प्रोसेस कैसी है आपकी? एडियाबैटिक, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होगी जिसमें नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम में कोई चेंज ना आ रहा हो, उसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ देयर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट इज नोन एज
आइसोकोरिक प्रोसेस। और अब इसके बाद बस हमारे पास अब लास्ट दो ही मोर डेफिनेशन बची हुई है छोटी छोटी सी। एक है हमारे पास यहाँ पर जिसे बोलते हैं स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। स्टेट फंक्शन या और पॉइंट फंक्शन, स्टेट और पॉइंट फंक्शन, एक तो ये डेफिनेशन है। सेकंड इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन दो टाइप की प्रॉपर्टीज। देखो स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन क्या बोलते हैं, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज whose value does not depend on the path, it depends only on the initial and final condition। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करे, कैसे वो अचीव हुआ इस पर डिपेंड ना करे। जैसे कि मान लो आपको ये ए पॉइंट है और ये बी है, मीन्स मान लो ये आपका स्कूल है, ये घर है आपका ए और बी जो है वो स्कूल है, आप होम टू स्कूल है। अब होने को बच्चा है वो डायरेक्टली घर से स्कूल जा सकता है और स्कूल से डायरेक्टली घर भी आ सकता है। बट हो सकता है कि पहले वो घर से निकले, यहाँ दोस्त के पास पहुँच जाए, कुछ देर यहाँ रुके, फिर यहाँ से जाए प्लेग्राउंड में पहुँचे, कुछ देर वहाँ खेले, फिर उसके बाद घूमता फिरता स्कूल के बाहर खड़ा हो जाए, उसके बाद फिर स्कूल पहुँचे। एक रास्ता ये हो गया। एक रास्ता ये हो सकता है कि पहले वो अपने पास किसी रिलेटिव घर चला गया हो, वहाँ से घूम फिर करके स्कूल आया, और बहुत सारे और रास्ते हो सकते हैं। तो लेकिन लास्ट चीज़ क्या हुई, होम टू स्कूल। ऐसी ये चीज़ जो मतलब हमें बस ये देखना है कि स्कूल पहुंचा नहीं पहुंचा। एक टीचर के लिए तो यही है कि बच्चा स्कूल आया है नहीं टाइम पर। तो बस ऐसी वो प्रॉपर्टीज मीन्स जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करे, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टेट फंक्शन या पॉइंट। लास्ट दो पॉइंट पर स्टेट या पॉइंट। अब कैसे अगर बात करूं मैं एनर्जी की, एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है। कैसे, मान लो आपने सिस्टम है, इसको एनर्जी दी, कैसे, मान लो आपने इसको ऐसे रब किया, एनर्जी मिल जाएगी। आप इसको डायरेक्टली हीट करते हो कैंडल से, एनर्जी मिल जाएगी। आप इसको कैसे भी हीट करो, अगर आपने जैसे मान लो अपने एक कैंडल पे लगाया 5 सेकंड के लिए और मैंने इसको 1 मिनट के लिए ऐसे किया, अब मैंने 5 सेकंड कैंडल पे लगाया तो इतनी एनर्जी मिली, 1 मिनट के लिए ऐसे रब किया तो एनर्जी मिली। हमें फर्क नहीं पड़ा कि आपने कितने मिनट के लिए कैसे किया, बस एनर्जी में चेंज आया, वो क्या हुआ, स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन। मींस हम देख तो ये रहे कि पहले इनिशियली कितनी एनर्जी थी और लास्ट में कितनी एनर्जी रह गई, कैसे आई कैसे गई हमें मतलब नहीं है। तो जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी, वो क्या है, स्टेट फंक्शन। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने चेंज कैसे किया एनर्जी में, बस हमें देखना ये है कि फाइनल में कैसी रही है और इनिशियल कैसी थी। ये होता है हमारा स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन वो होगा जो एक्चुअल में पाथ पे डिपेंड करे। इस पाथ से जाओ तो कुछ और, इस पाथ से जाओ कुछ और, इस पाथ से जाओ तो कुछ और इसका एग्जांपल क्या है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है वर्क। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां से यहां स्कूल था आपका ओनली 500 मीटर, इस रास्ते से गए आपको स्कूल पड़ गया 1 किलोमीटर, और इस रास्ते से गए तो स्कूल पड़ा आपको 800 मीटर। अब देखो भाई, चलना पड़ेगा आपको, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। स्कूल आने के लिए वर्क तो करना पड़ रहा है क्योंकि चलना पड़ रहा है आपको। अब वर्क जो है, देखो इस रास्ते से गए कम वर्क करना पड़ा, इस रास्ते से करने गए तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, ये इसके बीच में आ गया 800 मीटर। तो वर्क क्या है, वर्क एक आपका यहाँ पर स्टेट या पॉइंट, एक आपका पाथ फंक्शन है। पाथ पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग पाथ से जा रहे हो तो अलग अलग तरीके से काम करना पड़ रहा है। सो वर्क इज आ पाथ फंक्शन। ठीक, तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था, इसमें कुछ एक प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।